एम्परर जियांग चेन अपनी वाइफ को देख रहा है कि क्या हो गया तुम्हें, और एकदम से चिल्लाने लगता है, तुम ठीक तो हो ना? डॉक्टर 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 कहाँ पर है? लेकिन वो जैसे ही मुड़ता है तो क्वीन उसी पे अटैक कर देती है और हंसने लगती है। अब वो बता रही है कि एम्परर जो यहाँ पर उसके सामने नाटक कर रहा था, असल में जहर देने वाला भी वही है, क्योंकि उसने ड्रीम में देख लिया था। वैसे तो वो अच्छा बनता था, लेकिन ड्रीम में उसने देख लिया था आगे जाकर उसे केक दिया जाएगा जिसमें पॉइजन होगा। और वो ड्रीम देखने के बाद थोड़ी देर बाद ही वो केक उसे दिया जा रहा था। उसने खाने का नाटक किया और एम्परर पर ही वार कर दिया। इससे पहले कि वो जहर उसे दिया जाता वो मर जाती, उसने एम्परर को ही मार डाला है। एक वहीं पर आदमी जो केक लेकर आ रहा था वो डर जाता है। असल में वो वहां पर काम करने के लिए आया था, लेकिन वो देखती है इसने सब कुछ देख लिया है तो वो उसे रोक लेती है। उसे कहने लगती है, तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा वरना तुम्हारी जान खतरे में है। अब उसने उसे कहा है कि तुम एम्परर बनोगे इसकी जगह पे। उसने उसे नकली मार्क्स भी दे दिया है और साथ में एम्परर को बॉक्स में डालकर उसकी बॉडी को उसके हाथ से रिंग उतार लिया एम्परर वाली। ली को लग रहा है कि उसने जिस लड़के को कहा है वो वर्कर है और वो मार्क्स डालकर आ जाएगा जियांग चेन बनने के लिए, लेकिन उसे ये नहीं पता कि असल में एम्परर का ट्विन ब्रदर उसके सामने आने वाला है। वह आकर उसे पॉइजन दे देती है और कहती है, देखो ये पॉइजन इसलिए दिया है ताकि तुम मेरे ऑर्डर के खिलाफ ना जा सको, और इस पॉइजन का एंटीडोट हर मंथ मैं तुम्हें दूंगी। असल में वो एम्परर का ट्विन ब्रदर है और वो समझ रही है वो वर्कर है। सो यिंग उसे कह रहा है, मैं समझ गया, मैं अच्छे से एक्टिंग करने की कोशिश करूंगा। वो उसे कह रही है, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें पीछे होकर बात करनी चाहिए, दूर होकर बात करो, समझे? वो वहां पर ही मासूम होने का एक्टिंग करने लगता है कि पता नहीं मेरा क्या होगा, मैं सही से एक्टिंग कर पाऊंगा या नहीं। अब वो उसे यही समझ रही है कि जो वर्कर था जिसने उसे मार्क्स दिया था वही है, लेकिन ये एम्परर का ट्विन ब्रदर है। उसने कोई मार्क्स नहीं डाला है, बस उसका फेस एम्परर से मिलता है। वो वहां पर ही कहने लगता है, मैं यहाँ पर ना मसाज करने में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हूँ, आपको थकावट हो तो मुझे बताना। सूली उसे धक्का दे देती है, आराम से बैठ जाओ, बोला ना, और जो मैंने कहा वो तुम्हें करना होगा। वो वहां पर ही उसे कहता है, ठीक है, मैं अच्छे से करने की ट्राई करूंगा। अब हम देख रहे हैं वो याद कर रहा है कि वो जहां पर जिस जगह पर बड़ा हुआ था उसे पैलेस में दूर भेज दिया गया था बचपन में। जब वो पैदा हुआ तो उसके भाई को रखा गया पैलेस में, जबकि उसे हवाले कर दिया गया था एक मेड को कह के एक और जगह पे। वो यिंग बड़ा हो गया तो वो मार्क्स हमेशा डाली रखता था ताकि वो बिल्कुल अपने भाई एम्परर की तरह ना दिखे। लेकिन एक दिन उसे जनरल ने बताया था कि एम्परर की वाइफ सूली ने उसे मार दिया है और तुम उसकी जगह जा सकते हो अगर तुम चाहते हो कि तुम पैलेस में वापस जाओ तो। अब वो वापस आ गया और सूली को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं है। वो उसे कह रही है, क्या हो गया, तुम घबराए हुए क्यों हो, डर रहे हो? जो यिंग कहने लगता है, प्लीज प्लीज मुझे प्रोटेक्ट कर लेना। अब पैलेस में वो तैयार हो रही है सुबह। सूली जैसे ही तैयार हो रही है तो मेड वहां पर आती है उसकी हेल्प करने के लिए। वो मेड जैसे ही उसकी हेल्प कर रही है तो हेयर पिन नीचे गिर गई है, उठाने लगती है तो सूली उसे कहती है, तुम्हें याद है एक मेडिसिन के बारे में जिससे वॉमिटिंग आती है? पुरानी मेमोरीज में याद कर रही है कि जियांग चेन एम्परर ने मेड के साथ मिलके उसे एक मेडिसिन दी थी और मेड भी स्माइल कर रही थी। उसी मेड ने मेडिसिन दी थी जो अब उसके सामने खड़ी है, और वो उस मेडिसिन के बारे में सुन के थोड़ा घबराने लगती है कि इसे पता चल गया क्या। अब एक दूसरी मेड भागती ही आती है जो कि उसके साथ बहुत सिंसियर है और उसे बता रही है। वहीं पर एक वर्कर आता है पेस्ट्रीज लेके और कह रहा है कि ये स्पेशली आपके लिए है। मेड बताने लगती है, ये तो मैंगो से बनी है, बहुत अच्छी है। अब वो कहती है, क्या मैंगो से बनी है ये पेस्ट्रीज? और एम्परर को भी ये पेस्ट्रीज मिली हैं, उसे ये पता चलता है। तो वहीं पर सर्वेंट कहता है, एम्परर को तो एलर्जी है मैंगो से। लेकिन वो उसका ट्विन ब्रदर है, उसे पता ही नहीं है मेरे ब्रदर को एलर्जी है। जल्दी से वो भागकर आ रही है ये एक्सपोज ना हो जाए, लेकिन वो पेस्ट्रीज वहां पे खा रहा होता है और सामने कनकोबाइन को आता देखता है जो भागते हुए आती है तो गिर जाती है, उसे चोट लग गई है। मुड़ के देखती है कि एम्परर तो सूली के साथ खड़ा हुआ है और वो भी देखता है, कनकोबाइन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? सूली वहीं पर उसे इशारा करके बता रही है मैंगोज के बारे में, तो वो नोटिस कर लेता है और कहता है, हाँ मेरे वर्कर ने सारे केक खा दिए थे। अब वहीं पर कनकोबाइन को चोट लगी है सर में, उसे कहा जाता है आराम करो और सब हंसने लगते हैं। ये ऐसी यहाँ पे ख्वार हो रही है आगे। सबको बाहर जाने का बोला जाता है। जो यिंग सबको बाहर जाने का बोलता है और पीछे से कहता है, शुक्र है मैं पकड़ा नहीं गया। बोलती है, कुछ नहीं होता, मुझे पता चल गया था और मैं जल्दी से भाग कर आई तुम्हें बचाने के लिए, वरना तुम एक्सपोज हो जाते। तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है।
वो खुश होने लगता है। अब वो उठ के जा रही है तो बोलता है देखो तुम यहाँ पर ही रुको, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। वो उसे देखती है ये कैसे बच्चों की तरह अजीब बिहेव कर रहा है। जो यिंग कहता है इस रूम में मुझे बहुत ही डर लग रहा है। वो उसे बोलती है देखो अभी यहाँ पर रुकना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, तुम्हें बहुत बोर हो रहा है ना, तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक बुक लेकर आऊंगी जिसमें राइट करना तुम। वो कहता है ठीक है फिर, अगर तुम यही कह रही हो तो। वो यिंग कह रहा है तुम्हें लगता है कि मुझे राइट करना चाहिए? वो वहां पर बोलती है हाँ तो और क्या। जाने लगती है तो जो यिंग फिर उससे रोक लेता है। वो उठ के खड़ी हो गई है और कह रही है मैं आती हूँ अभी थोड़ी देर बाद। जो यिंग उसे कह रहा है ठीक है जल्दी आना, मैं यहाँ पर ही तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। वो वहां से जा रही है और जो यिंग उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। जैसे वो गार्ड को बुलाता है। इस गार्ड को भी सारी सच्चाई पता है कि ये जो यिंग है। कहने लगता है क्या हुआ, कुछ जरूरी काम था? वो उसे बोलता है तुमने मुझे नहीं बताया कि एम्परर को मैंगो से एलर्जी थी, वरना आज मैं पकड़ा जाता। लेकिन कोई बात नहीं। वहां पर ही वो उसे कहने लगता है अब जाओ तुम यहाँ से। दूसरी तरफ हम देखते हैं उसे सूली को, वो वहां पे वापस आई है उसके लिए कुछ लेकर, स्टोरीज लेकर। वापस आती है तो वो देखती है कि जो यिंग तो सो रहा है सामने बेड पे। वो उसके लिए बुक लेकर आई थी। जो यिंग की आईज खुलती हैं और वो देखता है कि कौन है यहाँ पे। वो वहां पर उसे बिठा लेता है। उठ जाती है सूली और कहती है ये बुक तुम्हारे लिए मैं लेकर आई हूँ, देखो मैंने क्या लिखा है इसमें, स्टोरी लिखी है तुम्हारे लिए। वो उसे सारी स्टोरी सुनाने लगती है और कहती है ये देखो यहाँ पर तुम राइट भी कर सकते हो, इससे तुम्हारी बोरियत ना बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी और मैं यहाँ पर ही रूम में रुकूंगी। वो बोलने लगता है अच्छा ये बात है। वो उसे बता रही है हाँ तुम्हें एक और स्टोरी बताती हूँ ट्विन ब्रदर के बारे में। एम्परर का एक ट्विन ब्रदर भी है लेकिन तुम्हें नहीं पता होगा। स्टोरी सुनाने के बाद सूली उसे कह रही है कि मैं वहां पर टेबल पर जाकर लिखूंगी, तुम यहाँ पर लेटो। एकदम से हेयर पिन गिरती है और उसे जोयिन बता रहा है कि ये हेयर पिन मैंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए रखी है, हमला हो गया तो वो उसे वापस ले लेती है और कहती है ये तकिए के नीचे रखना ना खतरनाक हो सकता है और कुछ नहीं होगा, मैं यहाँ पर ही हूँ। वो खुश हो जाता है तुम यहाँ पर रूम में सच में रुकने वाली हो? बोलती है हाँ रुकने वाली हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर बैठकर लिखूंगी, तुम लेट जाओ आराम से सो। वो बहुत सारी बुक्स निकाल लेती है और वहीं पर लिखने लग जाती है, रीड करने लग जाती है। सुबह जैसे ही हो गई है और वहीं पर सूली की आंख खुली है तो वो देखती है कि वो तो बेड पे लेटी हुई है और आसपास एम्परर है ही नहीं। तो मेड आके बताती है एम्परर ने ही आपको लिटाया था यहाँ पे, वो आपसे बहुत अच्छा बिहेव करते हैं और आपका ख्याल भी रखते हैं। अब वो ये सोचने लगती है कहाँ पर है, पता चलता है उसे क्वीन ने बुलाया है। प्रेस जैसे ही अपने बेटे को देखती है कहती है तुम पहले से अलग क्यों लग रहे हो, क्या हो गया तुम्हें? वहीं पर वो उसे कहते हैं कोई नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपने मुझे बुलवाया, कुछ जरूरी बात थी जो आपको करनी थी। एम्परर उसे कहने लगती है हाँ मुझे जरूरी बात ही करनी थी और मुझे तुम्हारी वाइफ के बारे में पूछना है। कहते हैं क्या पूछना है? वो उसे कहने लगती है तुम्हें पता है ना कि तुम्हें उसे मारना है। वो वहां पर ही कहते हैं माँ लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा करने में, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। उसे क्या पता है एम्प्रेस को कि ये उसका ट्विन ब्रदर है, उसका वो वाला बेटा नहीं है जिसे वो समझ रही है। वहीं पर वो एक फ्लावर को काटती है और कहती है तुम्हें पता है ना कि आगे हमारे लिए मुश्किलें होंगी, इसीलिए तुम्हें सोली को मारना होगा, जल्दी से जल्दी ये काम करना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। वो उसे ये बोलती है और उसके बाद भेज देती है। जैसे ही वो वापस आया है तो जल्दी से सूली आती है और घबरा कर कहती है कि तुम्हें एम्प्रेस ने बुलवाया था, उसे शक तो नहीं हो गया? तो ये उसके कान में बताता है मैंने एम्प्रेस को कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो इसलिए मैं तुम्हें नहीं मार सकता। वो उसे कहती है ये क्या बात हुई, ये क्या बात कर दी तुमने तो उनसे झूठ बोल दिया। अब उसे बताने लगता है तो और मैं क्या ही बोलता, एम्प्रेस को शक हो जाता और मैं क्या बहाना लगाता, यही बहाना अच्छा लगा मुझे। अब वो वहीं पे सोचती है ये तो झूठ बोल दिया, लेकिन अगर हम एक्सपोज हो गए तो क्या होगा? और एम्प्रेस जो है ना वो बिल्कुल भी इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो ऐसे ही जाने देगी। अगर वो इन्वेस्टिगेशन करेगी तो उसे पता चल गया तो फिर क्या होगा हमारा। दूसरी तरफ जोयिन गार्ड को बुलवाता है और उसे कुछ देने लगता है कि ये जाकर दे दो। एम्प्रेस वहीं पर सोच रही है कि ये लड़की बहुत ज्यादा अजाब बनती जा रही है मेरे लिए। मेड जो साथ खड़ी है वो कहती है लेकिन अब एम्परर कह रहे हैं कि वो उसे मार नहीं सकते इस हालत में, लेकिन आपको क्या करना होगा। वो बातें करने लगती हैं। दूसरी तरफ सूली को देखते हैं कि वो देखती है बहुत सारे गिफ्ट और एम्परर सामने आकर उसे गिफ्ट दे रहा है। वो खुश होकर उसे थैंक यू बोलने लगती है, थैंक यू सो मच। सामने कुछ सर्वेंट खड़े थे, वहीं पर कहते हैं हम चलते हैं और वो चले जाते हैं। जैसे ही वो दरवाजा बंद करके जाते हैं तो पीछे वो घबराने लगता है और कहता है देखो अगर तो क्वीन को पता चल गया, क्वीन मदर को, कि मैं झूठ बोल रहा था फिर क्या होगा अगर मैं एक्सपोज हो गया तो। वहीं पर वो उसे कहने लगती है हमें इस प्रेगनेंसी को अगर सच करना पड़े तो वैसे तो वो हमें छोड़ेगी नहीं क्वीन मदर, तो मुझे लगता है कि हमें इस चीज को
तुमको सच करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हारा चेकअप होगा। वो बोलने लगता है मतलब क्या है मेरा चेकअप होगा? वो से इशारे से बताती है मैं डॉक्टर को बुलाऊंगी तुम्हें चेक करने के लिए। वहीं पर ज़ोयिन घबरा गया है। डॉक्टर आता है उसे चेक करने के लिए और उसे बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट सी फील हो रही है। वो दूर से सूली को देखता है जो उसे इशारा कर रही है। वो दूर से उसे देखता है जो इसे इशारा करके बता रही है कि डॉक्टर को बोलो तुम्हें चेक करने। अब वो डॉक्टर को इशारा करके बताता है। बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस फील कर रहा है। सूली भी हंसने लगती है। वो वहां पर ही है और उसे कह रहा है कि अब हो गया चेकअप, अब तुम्हें क्या लगता है? असल में ज़ोयिन तो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर ही रहा था। वो दोनों चले जाते हैं अपने अपने रूम में बात लेने के लिए। हम देखते हैं कि एम्परर भी चला गया और दूसरी तरफ सूली भी चली गई है। वो वहां पर कुछ सोच रही है, उसके दिमाग में कुछ न्यू आइडिया आने लगता है। मेड सामने आई है, उसे कहती है मैं अच्छी लग रही हूँ तैयार होके। मेड कहती है आप बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही हैं, उसकी हेल्प कर रही है तैयार होने में। इसके बाद वो दूसरी मेड को बुलाती है और कुछ पीने के लिए मंगवाती है। एम्परर को देख रहे वो अपने रूम में वेट कर रहा था कि अभी सूली आती ही होगी। वेट करते करते वो थक जाता है और उसे पता चलता है कि सूली की तो तबीयत खराब है। वो जल्दी से आता है उसे देखने के लिए। तुम्हें क्या हो गया, तुम ठीक तो हो ना? पता चलता है उसे पॉइजन मिला हुआ है और वहीं पर क्वीन मदर भी आती है कि क्या हो गया, ये सब किसका काम है और ऐसे अचानक से कैसे हुआ? मेड बताने लगती है इनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई थी, इन्हें कुछ पीने के लिए भेजा गया और उसमें कुछ मिला था। वहीं पर वो कहती है मुझे तो लगता है कि एम्परर के ट्विन ब्रदर का ये काम है। वो वहां पे देखने लगता है इल्जाम मुझ पे लग रहा है यहाँ पे। कहती है मुझे सच में यही लग रहा है। वहीं पर क्वीन मदर ये बात सुनती है तो वो वहीं पे चुप हो जाती है। पहले तो वो सारी इन्वेस्टिगेशन करना चाह रही थी, लेकिन अब कहती है अगर ऐसी बात है तो इसके बारे में हम जरूर पता लगवाएंगे। एम्परर के ट्विन ब्रदर का नाम सुन के वो वहां से चली जाती है और कुछ भी नहीं बोलती है। कहती है आराम करो। पीछे जाने के बाद एकदम से वो कहने लगता है सूली तुमने ये क्या किया? तुम्हें पता है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है और मैं घबरा गया था कि सच में तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। अब वो उसे कहने लगता है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझे लगा कि तुम आ रही हो मेरे रूम में। सूली उसे कहने लगती है ये खुशबू इतनी तेज तुमने लगाई है? वो बोलने लगता है हाँ देख लो मैंने इतना ज्यादा खुशबू भी लगाई थी। वो उसे देखती है और कहने लगती है अच्छा ये बात है? बोलता है हाँ, और तुम वहां पर आई नहीं। कहती है मैं तो सच में आने वाली थी, लेकिन फिर मेरे पास ये आइडिया आया कि अगर क्वीन मदर ने आगे जाकर हमारे होने वाले बेबी को ही कुछ कर दिया तो इससे अच्छा यही है कि मैं पीछे हट जाऊं। वो वहां पे बोलने लगता है अच्छा ये बात है, तुमने ये सोचा? वहां पर ही वो उसे कहने लगती है मैं जा रही हूँ अंदर ड्रेस चेंज करने के लिए। वो उसकी बैग पे कुछ निशान देखना चाहता है। वो उसे कहती है चले जाओ यहाँ से। रात हो गई है और सोते वक्त वो देख रही है कि बाहर बिजली कड़क रही है और इसे डर क्यों लग रहा है, क्या हो गया इसे? अब वो उसे कहती है देखो तुम्हें डर लग रहा है तो तुम ऊपर आके सो सकते हो। उसे बोलने लगता है कोई बात नहीं, मुझे तो इन सब की आदत ही है। उसे कहती है कोई बात नहीं, मेरी बहन को भी डर लगता था और मैं उसे संभाल लेती थी, कोई बात नहीं अगर तुम्हें डर लग रहा है तो। अब वो उसकी बात मान जाता है। सुबह जैसे ही हो गई है तो ज़ोयिन को देख रहे हैं, वो काफी खुश लग रहा होता है। जैसे ही सूली उठती है तो वो उसे थैंक यू बोल रहा है। सूली कहती है कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें खुद ही कहा था ना हेल्प करने के लिए, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। उसके जाने के बाद वो आराम से बैठी हुई है। बाहर हम देखते हैं सूली को बैठे हुए और मेड आकर घबरा कर कुछ बात कर रही है। वो उसे कहती है तुम्हें याद है ना तुमने मुझसे क्या वादा किया था? असल में उस दूसरी मेड को सूली ने मार दिया था जो उसके खिलाफ मिलके काम किया करती थी, और दूसरी मेड जो उसके साथ थी, हमेशा उसके साथ हुआ करती थी, उसे कहा था कि तुम मेरी बात मानोगी। अब वो उसे वही वादा याद दिला रही है कि तुम्हें पता है ना जो भी मैं कर रही हूँ वो बिल्कुल ठीक है, तो इसीलिए मैं जो कहती हूँ तुम्हें वो मेरा ही साथ देना पड़ेगा। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी और तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अभी वो बात कर ही रही है कि सामने एम्परर की कंकोबाइन आने लगती है और कहती है वाओ वाओ आप यहाँ पर क्या कर रही हैं सुबह सुबह? उसे सूली से काफी जेलसी होती है कि एम्परर इसका साथ देता है। वो आकर जोर से मेड को थप्पड़ मार देती है। सूली देखती है और मेड को उठाने लगती है और बदले में उसे ही थप्पड़ लगा देती है और कहती है बिला वजह के तुम यहाँ पर थप्पड़ लगाओगी आकर? कंकोबाइन कह रही है तुमने मुझे थप्पड़ मारा? वो उसे कहती है मैं तुम्हें कुछ और भी ज्यादा मार सकती हूँ, इससे अच्छा है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं क्वीन हूँ। वो चिल्ला रही है मैं भी कंकोबाइन हूँ और चिल्लाने लगती है और ज्यादा। ज़ोयिन को देखते हैं वो आराम से बैठा है कि सामने एक सर्वेंट आने लगता है। वो उसे नोटिस कर रहा है, ये वही सर्वेंट है जो पीछे एम्परर जांग चिन के साथ हुआ करता था और उसके साथ हमेशा मेडिसिन ये चीजें दिया करता था। बोलते हैं क्या हुआ आज अब किस लिए आए हैं? अब वो कहते हैं मेरे पास एक न्यू मेडिसिन है, वो मैं आपको देना चाहता हूँ, वो आपके जरूर काम आएगी। ये जहर अगर आप सूली को देंगे तो वो बिल्कुल भी बच नहीं पाएगी।
अब वो जहर उसे देने लगता है और कहता है ये मैंने न्यू बनाया है। जैसे ही वो देखता है ज़ोयिन और उसे थैंक यू बोल रहा है, वाह तुमने तो मेरी मुश्किल ही आसान कर दी, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, इधर लाओ। आगे आने लगता है तो वो उसे नोटिस करता है कि इसने मुझे नोटिस कर लिया है कि मैं फेक हूँ, और वो सामने आकर उस आदमी को मार देता है। वहीं पर अटैक करने के बाद वो देखने लगता है उस जहर की डिब्बी को, उठा लेता है खुद। जैसे ही आती है अंदर, सूली देखती है कि क्या हो गया, तुम क्यों गिरे हुए हो, उसे उठाने लगती है। वो खुद भी कमजोर फील करवा रहा है उसे, ताकि सूली को पता ना चले कि वो मुकाबला कर पा रहा है। अब उसे कहती है हुआ क्या था, क्या हुआ, तुमने इस पे क्यों अटैक किया। बोलने लगता है देखो ये ना, मुझे लगता है कि जांग जिंग एम्पर का बहुत ज्यादा करीबी आदमी था। ये आकर मुझे बता रहा था किसी मेडिसिन के बारे में कि मैं तुम्हें दे दूं और तुम मर जाओगी। इसने मुझे नोटिस भी कर लिया था, इसीलिए मुझे इस पे अटैक करना पड़ा। मैं बहुत घबरा गया था, मैंने मुश्किल से इस पे अटैक किया है। एकदम से अंदर कनकुबाइन आने लगती है एम्पर से मिलने के लिए। एम्पर उसे देखता है, वो आके उसे इम्प्रेस करना शुरू कर गई है। बोल रहे तुम यहाँ पर क्यों आई, मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। कहती है एम्पर मुझे आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही थी तो मैं यहाँ पर आ गई। एम्पर कहते प्लीज चली जाओ। कहती है ये क्या बात हुई, ठीक है मैं चली जाती हूँ। जाते जाते वो दूर जाके खड़ी होती है। सूली भी देख रही है ये क्या हरकतें कर रही है। वो वहीं पे डांस करना शुरू कर देती है एम्पर को इम्प्रेस करने के लिए, और कहती है एम्पर प्लीज आप मेरे साथ रुकेंगे ना आज। सूली देख रही है कि ज़ोयिन काफी मुश्किल में फंस गया। वो इशारा करती है वादा कर दो इससे। वो उससे वादा कर देता है और उसके जाने के बाद वो कह रहा है ये क्या ही कह रही थी। एक जगह पे वो शौक में आ जाता है। सूली उसे कहती है मेरे पास एक दवाई है, ये उसे दे देना, वो खुद ही बेहोश हो जाएगी, उसे पता नहीं चलेगा। रात को वो आता है, उससे वादा तो कर दिया कनकुबाइन से, और सामने ही वो उसके पीने वाली चीज में कुछ मिला देता है, वही मेडिसिन। अब वो कनकुबाइन वहीं पर पी लेती है और एम्परर उसे कहता है देखो देखो तुम डांस परफॉर्मेंस करो। कनकुबाइन बड़ा ही खुश होकर ड्रेस अप करके आती है और फिर परफॉर्मेंस देने लगती है, लेकिन उसे नहीं पता कि एम्परर सिर्फ टाइम ले रहा है उसकी बेहोशी का, और वो बेहोश हो जाती है। अब वो मेडिसिन बता रहा है कि इस मेडिसिन से क्या हो सकता है। गार्ड जैसे ही बताता है तो एम्परर खुद भी एक खा लेता है ताकि वो होश खो बैठे और सूली की तरफ आए और सूली उसकी हेल्प करे। वो यही सब एक्सपेक्ट कर रहा था। जैसे ही वो आता है और कहता है कि ये देखो मैंने पता नहीं क्या खा लिया है। सूली उसे देखती है क्या हो गया, कनकुबाइन ने तुम्हें खिला तो नहीं दिया। वो उसे बोलने लगता है हाँ, और मुझे बहुत ये अजीब फील हो रहा है, तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। सूली उसे देखती है अच्छा हेल्प करनी पड़ेगी। वो वहां पर उसे एकदम से डंडा मार के बेहोश कर देती है। वो समझ रहा था वो उसकी हेल्प करेगी, लेकिन वो उसे बेहोश कर देती है ताकि असर ना हो। जैसे ही वहां पर थोड़ी देर बाद एम्परर को होश आता है तो उसे कहती है अब तुम ठीक फील कर रहे हो, मैंने डॉक्टर को भी बुलाया था। कहते हैं ये तुमने हेल्प की है मेरी कि मुझे बेहोश ही कर दिया था। सूली उसे कहती है हाँ यही हेल्प कर सकती थी मैं तुम्हारी। वो पुरानी मेमोरीज में याद कर रही है कि उसने उसे मेडिसिन कैसे खिलाई थी, कि अपने फेस के सामने एक पेज कर दिया था ताकि रियल वाला फेस उसे नजर ना आए और वो ज्यादा एक्साइटेड ना हो जाए। वो उसे सब प्लान बताती है कि ऐसे ऐसे मैंने किया था तुम्हें कंट्रोल करने के लिए, और कोई बात नहीं घबराओ मत, मैंने डॉक्टर को बुलाया, तुम बिल्कुल ठीक हो। वो उसे कहता है अच्छा ये सब किया था तुमने, उसका सारा प्लान फ्लॉप हो जाता है। सूली कहती है क्या हुआ, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। वो उसे कहता है कोई नहीं, अब मैं ठीक हो गया हूँ, अब मैं जाता हूँ, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करता, और वो वापस चला जाता है। कनकुबाइन की सुबह आंख खुली है और मेड उसे देख रही है, आप ठीक है। अब वो उठती है तैयार होने के लिए। वो समझ रही है कि कल रात को एम्परर उसकी तरफ ही था, लेकिन वो जैसे ही सामने आती है पहले तो प्राउड फील कर रही थी, फेस को देखती है, मेड से पूछती है और मेड कहती है आपका फेस बिल्कुल ठीक है। वो देखती है कोई भी निशान मेरे फेस पे नहीं है, और मैं जो समझ रही हूँ वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मेड भी उसे कुछ बताने लगती है। दूसरी तरफ हम सूली को देखते हैं, वो वहां पर म्यूजिक बजा रही है, और एम्परर को देखते हैं ज़ोयिन को। वो उसे कहता है ये म्यूजिक तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। सूली उसे कहती है देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ, तुम हमेशा से ही मास्क डाल ही रखते हो ना, तुम्हारे फेस पे कुछ हो ना जाए, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आई हूँ। लेकिन सूली को नहीं पता उसने कोई मास्क डाला ही नहीं है। वो उसे कहने लगती है रुको मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ मास्क उतारने में। वो कहते हैं नहीं नहीं मैं खुद ही कर लूंगा। अब वो उसे कहती है ठीक है तुम खुद ही कर लो। दूसरी तरफ कनकुबाइन को देखते हैं कि वो अंदर आ रही है एम्परर से मिलने के लिए। जैसे ही वो देखती है अंदर एम्परर बैठा हुआ है और उसने कुछ बॉक्स निकाला है, वो वहां पर ही ज़ोयिन बॉक्स निकाल लेता है जिसके अंदर बहुत सारे मार्क्स हैं। तो वो अंदर देख रही है तो घबरा जाती है कि ये सब क्या हो रहा है। बाहर से आवाज आई है और ज़ोयिन देखती है कि बाहर तो एक कैट है, लगता है इसी की आवाज थी। अब वो वापस आती है और देखती है तुम्हारा फेस तो बिल्कुल ठीक है, मार्क्स उतारने के बाद भी तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो, अच्छी बात है।
कनकोबाइन घबरा गई है और सोच रही है ये सब क्या देख लिया मैंने। पुरानी मेमोरीज को याद कर रही है कि कैसे कैसे वो एम्पर को बातें बता रही थी। एम्पर उसे इग्नोर कर रहा था, पहले कभी नहीं किया। और मिरर में वो सुबह देख रही थी कोई निशान नहीं है, एम्पर ने धोखे से उसे सुला दिया था, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। एम्प्रेस सबको बुलवाती है, असल में कनकोबाइन ने उसे शिकायत लगाई है और उन दोनों को भी बुलवाया जाता है। जैसे ही वहां पर ज़ोयिन सामने आता है तो वो उसका फेस मास्क उतारने की कोशिश करने लगती है। कनकोबाइन कहती है फेस मास्क है, लेकिन असल में वो रियल फेस है उसका। वहीं पर एम्प्रेस भी कंफ्यूज हो जाती है, वो भी पहले गुस्से में बैठी थी और कनकोबाइन कहती है मैं सच बोल रही थी। अब कहा जाता है क्या सच बोल रही थी? एम्प्रेस कहती है कुछ नहीं, मुझे लगता है इसे वैसे ही शक हो गया था और मैं तो अपने बेटे को कैसे नहीं पहचान सकती। वहीं पर वो गुस्सा होने लगती है कनकोबाइन पर कि तुमने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी है। वहां पर ही वो कहने लगता है माँ देखिए ये तो ऐसे ही बोल रही है, इसे शक हो गया है। कनकोबाइन को सजा के लिए भेजा जा रहा है और वो कह रही है नहीं मैंने सच में देखा था, मैं पागल नहीं हूँ। लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता है, ये कैसे हो सकता है, फेस इसका रियल कैसे हो सकता है। वापस आकर वो भी उसे देख रही है, बोलने लगता है मैंने फेस मास्क से कुछ ऐसा डाला है जो बिल्कुल रियल लग रहा है ताकि किसी को कोई शक ना हो, मैं बहुत एफर्ट कर रहा हूँ इसके लिए। एम्प्रेस को देखते हैं, उसे अभी भी थोड़ा थोड़ा शक है कि जरूर कनकोबाइन ने कुछ तो देखा है जो इतना घबरा कर वो ये सब बोल रही थी। लोगों को सूली पर नजर रखनी है, देखना है कि वो आखिर कर क्या रही है। दिल में वो सोचने लगती है। सूली को देखते हैं कि वो एम्पर के ट्विन ब्रदर से मिलने आई है। वो घबरा गया कि जल्दी से मुझे निकलना होगा। उसका कैरेज सामने आ गया है, वहीं पर उस जगह पे सामने सब वहां पर देखते हैं ये कौन अंदर एंटर हो रहा है। सामने वो जैसे ही आती है तो एक गार्ड मार्क्स में उसके सामने आने लगता है। वो पहले उसे रोकता है और फिर पूछता है आप कौन है। जैसे ही वो बताती है कि उनको मिलने है आगे जाकर, वो कहने लगता है ठीक है आपका तो वेट कर रहे हैं, अंदर आ जाइए। अब वो वहीं से अंदर जाने लगती है। जैसे ही अंदर आई है तो एकदम से उसका टक्कर होता है किसी से जिसने फेस मास्क डाल रखा है, उसके हेयर वाइट लग रहे हैं और वो देखती है अच्छा ये है प्रिंस। कहता है अच्छा तो तुम मेरी सिस्टर इन लॉ हो, मतलब थी। वो अंदर आ जाती है उससे बात करने के लिए। वो वहां पर ही उसे कहता है देखो तुम इतनी दूर से आई हो मुझसे मिलने के लिए, कुछ जरूरी बात होगी इसीलिए बात करने आई हो। तुम्हारा नाम सोली है ना? वो वहां पर ही उसका फेस टच करने लगता है तो वो पीछे होके खड़ी हो जाती है। वो उसे कहता है अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो तुम्हें फिर मेरी भी कोई बात माननी होगी। वो सूली को देखता है, आगे की तरफ आने को बोलता है इधर आगे आओ। जैसे ही सूली थोड़ी घबराई हुई है, उसका जो रोब है वो भी बहुत ज्यादा है, वो सामने ही आने लगती है और कहती है लेकिन तुम्हें थोड़ी तमीज से बात करनी चाहिए और जो तुम कर रहे हो ना वो बिल्कुल ठीक नहीं है। वो सामने आकर खड़ा होता है अच्छा बिल्कुल ठीक नहीं है, मेरी हेल्प तुम्हें फालतू में तो नहीं मिलेगी ना? तुम चाहती हो कि बदले में तुम्हें कुछ ना देना पड़े, ऐसे ही मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं? ऐसे नहीं होने वाला है। सूली वहीं पर कहती है ठीक है मैं इस बारे में सोचूंगी। वो उसे ऑफर करता है उसके साथ मिल जाने की और वो वहां पर ये बातें सुन के डिस्टर्बेंस सी फील कर रही है। वो सब कुछ कहता है तुम जो प्रेगनेंसी का नाटक करी हो मुझे पता है। उसकी हेयर पिन निकाल लेता है। अभी तुम मुझे मारना भी चाह रही थी, अटैक करना चाह रही थी। कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तुम ये जो सब कह रहे हो ना वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है। अब वो बोलने लगता है जानता हूँ मैं, लेकिन तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो मुझे भी तुम्हारे सारे राज बदले में पता है, ये मत समझना कि मुझे कुछ नहीं पता है तुम्हारे बारे में। अब वो वहां से जाने लगती है, उस जगह से बाहर निकल रही है और कुछ सोचते हुए वहां से जा रही है। दूसरी तरफ एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो वहां पर बैठकर बोर हो रही है और उसे कहा जाता है ये खा लो तुम, ये वाली बहुत ज्यादा अच्छी है, ये खाओगी तो तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। सामने ही सर्वेंट उसे संभालने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो बहुत ज्यादा बोर हो रही है। उसके बाद वहीं पर प्रिंस आ जाता है ज़ोयिन और वो उसे संभाल रहा है। उसे देखता है और कहता है देखो मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। अब वो गिफ्ट देखती है तो खुश हो जाती है और कहती है थैंक यू सो मच। वापस जैसे ही सूली आ रही है तो वहीं पर सर्वेंट देख लेता है ये तो वापस आ रही है और अब ये देखेंगी कि ज़ोयिन कहाँ पर है। जल्दी से वो वहां पर घबरा कर बताने लगता है वो वापस आ रही हैं। रूम के बाहर वो खड़ी है, रूम क्यों नहीं खुल रहा है, क्या हो गया ज़ोयिन को अंदर? जैसे ही अंदर आती है तो देखती है सामने ही गार्ड बैठा हुआ है और ज़ोयिन लेटा हुआ है, शो कर रहा है जैसे वो सो रहा था, उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी। कहती है यहाँ पर मैं इतनी देर से बाहर खड़ी थी, तुम लोगों ने दरवाजा नहीं खोला, क्या हुआ था अंदर? का फेस देख के सूली को थोड़ा शक होने लग गया अभी जो प्रिंस से मिल के आई है। स्यूली उसके पास थोड़ी देर बैठती है, फिर कहती है मुझे कुछ काम है, मुझे जाना है। और वहीं पर गार्ड आने लगते हैं जो आकर ज़ोयिन को बता रहे हैं कि वो दोबारा से आपको वहां पर मिलने गई है। एज अ फोर्थ प्रिंस वो दोबारा से वहां पर आता है और सर्वेंट बता रहा है कि सूली आई है।
सूली वहीं पर आती है और कहती है मैं तुम्हारी ये शर्त नहीं मान सकती हूँ, लेकिन तुम्हें चलना होगा मेरे साथ। कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? वो जो छोटी बच्ची है वो भी लेकर आया, उसे कहता है वो बिल्कुल ठीक है यहाँ पर, मैं उस लिए लेकर आया था ताकि तुम यहाँ पर आकर मुझसे बात करो। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं, हेल्प करूं वहां पर जाकर पैलेस में, तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी, मेरी मिस्ट्रेस बनना होगा, मैंने पहले ही तुम्हें कह दिया है। वो वहां पर ही ये बात उसे दोबारा से करता है कि अगर तुम ये बात नहीं मान सकती तो तुम्हारी मर्जी। बाहर की तरफ उसे दिखा रहा है, देखो बाहर बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा है, एक आदमी को पकड़ा गया है, सब लोग एक लड़के के पीछे लगे हैं और वहीं पर उसे कह रहे हैं तुम्हें किसने भेजा था। सामने जनरल भी खड़ा है और वो भी उससे पूछने लगता है बताओ तुम्हें किसने भेजा था, लेकिन वो बताना नहीं चाह रहा। अब प्रिंस उसे दिखा रहा है और कहता है देखो तुम्हें डर तो नहीं लग रहा देख के, क्योंकि मेरे तरीके जो है ना वो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। वहीं पर वो कहती है नहीं मुझे डर नहीं लग रहा। दूर से प्रिंस कोई चीज फेंकता है उस आदमी की तरफ और वो वहीं पर मर जाता है। सब देखने लगते हैं इसे क्या हो गया, इस पे तो अटैक हो गया है, इससे पहले कि ये सच बोलता है। जनरल भी वहां पर बहुत ज्यादा अजीब फील करने लगता है कि ये अटैक किसने किया था। वो वहां पर ही प्रिंस को देखती है जो कह रहा है कि तुम्हें डर तो नहीं लगा देख के। बोलने लगती है नहीं मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। वो उसे कहता है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, देखो मेरे पास बहुत पावर है। बाहर की तरफ सूली जा रही होती है तो वहीं पर सामने जनरल खड़ा है जो उसके सामने झुकने लगता है। सूली वहीं से चली जाती है और जैसे ही वापस आई है तो मेड बता रही है कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है, सारी रूटीन के बारे में बता रही है, जोयिन के बारे में। जोयिन वापस आ गया, कह रहे हैं सब ठीक तो है ना और उनको शक तो नहीं हो गया मिस सूली को। वो वहीं पर कहने लगता है अभी तक तो उसे कोई शक नहीं हुआ है। वहां पर ही अपने गार्ड्स को कहता है बहुत अच्छे से तुमने काम किया। एक गार्ड को वहां पर रुकने का बोलता है और दूसरे गार्ड के साथ किसी काम के लिए चला गया है। सूली को देखते हैं कि वो वहीं पर उस मेडिसिन के बारे में सोच रही है और सोच रही है कि उसे जाकर जोयिन से बात करनी होगी। जोयिन के बारे में सोचती है और रात को वहीं से कैंडल लेके उसके रूम के सामने आ जाती है, लेकिन उसे ही नहीं पता कि जोयिन है ही नहीं। अंदर एक गार्ड है जो जोयिन छोड़ के गया है। वो देखता है कि अंदर आ रही है सूली तो जल्दी से बिस्तर में जाकर घुस जाता है ताकि उसे शक ना हो। अब सूली अंदर की तरफ आती है और देखती है कि लगता है जोयिन यहीं पे लेटा हुआ है। वो उससे बात करने लगती है और कहती है तुम मुझसे नाराज हो क्या। वहां पर ही बैठ जाती है। वो देख रहा मैं क्या ही बोलूं, बोलने लगती है देखो मुझे ना अपना सारा चेकअप करवाना था, एक अच्छे डॉक्टर के पास जाना था, अभी मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ आई हूँ, तुम मुझे एक्सेप्ट कर रहे हो या फिर नहीं। और पहले जो था मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन अभी मैं बिल्कुल तैयार हूँ। वहीं पर वो गार्ड सोचने लगते हैं कि मैं इसे क्या ही बताऊं, वो बस हूँ करता जाता है। सूली वहीं पर कह रही है कि क्या हो गया, मैं आ रही हूँ। वो वहां पर ही देखते हैं तुम सिर्फ फू कर रहे हो और मुझे इग्नोर कर रहे हो या फिर कोई और भी बात करनी है तुम्हें। ब्लैंकेट उतारने की कोशिश करती है लेकिन वो बेहोश हो गई थी और उसकी आंख सामने खुलती है तो उसके सर में दर्द हो रहा है। असल में उसे बेहोश कर दिया था उस गार्ड। कहने लगती है मुझे लगता है हम दोनों एक दूसरे के साथ सिंसियर नहीं है। वो वहां पर कहता है ऐसी बात नहीं है। हाँ से ही वो जा रही है, बोलता है देखो मैं कसम उठाता हूँ, मैंने समझा पता नहीं कौन है और ऐसे ही मैंने अटैक कर दिया अंधेरे में, मैं सच में यहाँ पर ऐसे जानबूझ के नहीं अटैक किया। वो खड़ी होकर कहती है ठीक है तुम अभी रेस्ट करो, फिर मुझे तो अभी जाना है यहाँ से। वहीं पर वो उसे रुकने का बोलता है और कहता है देखो यहाँ पर रुक जाओ, मैं सच में वादा कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। वो उसके फेस को गौर से देख रही है, ऐसा तो नहीं लगता कि तुम्हारा मार्क्स लगा हुआ है। वो वहां पर इग्नोर करके कहता है नहीं नहीं मैंने सच में इसको बहुत अच्छे से लगाया ताकि किसी को शक ना हो। सुबह को हम वहीं पर देख रहे हैं बाहर गार्ड जा रहा होता है कोई चीज लेकर, तो सूली उसे देखती है तो रोक लेती है, उसकी आवाज जानी पहचानी उसे लग रही है। वो गार्ड भी थोड़ा घबरा जाता है। सूली कहने लगती है मुझे आवाज दो, मतलब मेरा नाम लो और हूं करके दिखाओ मुझे। वो ऐसे ही हूं करता है और उसे थोड़ा शक हो गया उस पर। अब वो मार्क्स मैन की दुकान पे आती है, एक आदमी जो प्रोफेशनल मार्क्स बनाता है। वो उसे कह रही है क्या तुम कोई ऐसे मार्क्स बनाते हो जो बिल्कुल ह्यूमन स्किन की तरह होते हैं। वो वहां पर कहता है हाँ होते तो है लेकिन फिर भी वो दिखने में नकली लगते हैं। वो उससे पैसे ले लेता है। वो उसे पैसे देकर कहती है अगर कुछ ऐसा मार्क्स बना सकते हो तो मुझे बना के देना। वहीं पर हम देखते हैं डॉक्टर आया है, उसको चेक करता है और सूली को बताने लगता है कि ये मेडिसिन है, ये ले लेना और तुम ठीक हो जाओगी। इसके बाद वो फिर से उस छोटी बच्ची को भी मिलने के लिए आती है। सामने गार्ड खड़ा हुआ है और गार्ड उसे कुछ वेलकम करने लगता है। वो उसे कहती है तुम ठीक हो ना। उस बच्ची को वो एक न्यू आइडिया देने लगती है जो कि बहुत ज्यादा क्लोज है प्रिंस से, तो सोच रही है इसको यूज करके मैं उसे एक्सपोज करने की कोशिश करती हूँ अगर वो सच में कुछ छुपा रहा है तो। अब वो बच्ची भी उसका साथ दे रही है, उसे साथ लेकर वो जा रही होती है, लेकिन ये सब पहले ही जोयिन ने देख लिया है कि ये क्या कर रही है, मुझे ना कुछ करना पड़ेगा।
वो उस बच्ची को कहती है तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, बस पानी फेंकना है उसके फेस पे, बाकी मैं संभाल लूंगी। अब उसका साथ देने लगती है। जैसे ही ज़ोयिन आता है तो वो मौका देखते हुए उसके फेस पे पानी फेंक देती है, क्योंकि अगर तो उसने मास्क लगाया होगा तो कुछ तो जाहिर होगा ना। अब वो साइड पे उस पर नोटिस करती है पानी साफ करते हुए कि सच में मास्क थोड़ा लग रहा है, ऐसा लग रहा है ग्लू लगाई हुई है। वो उसे कहता है देखो देखो मैं गीला हो गया हूँ, तुम लोग यहाँ पर बैठकर बात करो, मैं बाद में आता हूँ। वो उस बच्ची को थैंक यू करने लगती है, बहुत अच्छा किया तुमने। वो भी कहती है थैंक यू सो मच, मैंने काम कर दिया। असल में उस शॉपकीपर को डबल ट्रिपल पैसे दिलवा कर ज़ोयिन ने पहले ही चुप करवा दिया था। गार्ड कहने लगते हैं शुक्र है कि उनको शक नहीं हुआ और सब कुछ हमने पहले ही संभाल लिया, वरना तो वो शॉपकीपर अगर मास्क बना के दे देता है ना तो मिस सूली को बिल्कुल शक हो ही जाना था। तो जैसे ही वो जा रही है तो वो सामने देखती है ज़ोयिन को, जिसकी तबीयत काफी खराब लग रही है। गार्ड कहते हैं आप इन्हें संभाल लेंगी ना। वो जानबूझ के बहाना लगा रहा है ताकि सूली का ध्यान हट जाए मास्क की तरफ से और वो उसकी तबीयत में लग जाए। उसे काफी बुखार फील हो रहा है। सूली देखती है क्या हो गया ऐसे, मैं इसे ले जाती हूँ। वो सामने कह रहा है नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन वो उसके लिए खाना लेकर आती है। वो खाना उसके सामने नहीं खाता, लेकिन पीछे से उसे भूख लग रही है। गार्ड कहता है अभी तो सूली नहीं है, खा लीजिए। वो वहां पर ही उसे कह रहा है खा लो, अभी सूली यहाँ पर नहीं है। वो मेकअप मंगवाता है और अपने फेस पे पाउडर लगा रहा है ताकि ऐसा लगे कि उसका फेस वाइट वाइट हो गया है, इतने दिनों से खाना भी नहीं खाया और बुखार हो रहा है उसे। एकदम से उन्हें पता चलता है मिस सूली आ रही है। गार्ड कह रहा है आपके फेस पे भी पाउडर लगा है। कहता है ठीक है कुछ नहीं होता। सूली वहां पर अंदर आती है, उसे देखते अभी तक बुखार तुम्हारा कम नहीं हुआ और ये क्या वाइट वाइट लगाया तुमने। वो उसके लिए मेडिसिन लेकर आई है, मेडिसिन दे रही है। ये सब इसलिए कर रहा होता है ताकि सूली का ध्यान हट जाए उस मास्क की तरफ से। कहती है सॉरी और वहां पर ही उसे मेडिसिन देती है और फिर मीठी चीज देने लगती है खाने के लिए। वहां पर ही वो देखता है कि ये तो काफी ज्यादा स्वीट है। सूली उसे आराम करने का बोल रही है और कहती है अभी आराम करो, लेकिन उसे थोड़ा अजीब फील हो रहा है। वो हो गई है और ज़ोयिन बाहर टहल रहा होता है तो उसे सामने फिफ्थ प्रिंस नजर आता है, जो अभी पैलेस में वापस आया और आते ही सूली को इम्प्रेस करना शुरू हो गया है। उसे कहने लगता है कि मैं इतने टाइम बाद वापस आया हूँ, मैं तो एनिंग में गया था, वहां पर बहुत सारी मैंने प्रैक्टिस की। अपनी प्रैक्टिस के बारे में बताने लगता है। सूली हैप्पी है उसे देख के। वहीं पर वो अंदर बैठ गई है और उसे एकदम से तबीयत थोड़ी खराब फील होने लगती है। वो वहां पर ही देखती है तो आराम से बैठ जाती है और दूसरी तरफ नोटिस कर रहा है फिफ्थ प्रिंस कि इन दोनों का रिलेशनशिप तो बहुत ही ज्यादा क्लोज है, तो उसे जेलसी होने लगती है। सूली अंदर लेटी हुई है। वो जैसे ही देखती है कि उसे लिटा दिया गया था और ज़ोयिन तो चला गया है, वो उठती है और मेड को देखती है। मेड उसे बता रही है फिफ्थ प्रिंस के बारे में जो आपसे मिलने आया है। फिफ्थ प्रिंस उससे बात करने लगता है अपने पास्ट के बारे में कि वो कैसे दूर रहा पैलेस से। अब वो वहीं पर उसे एक पेंडेंट दे रहा है कि तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो ले लेना। एकदम से बाहर बिजली कड़कने लगती है। वो देखती है मौसम बहुत खराब हो रहा है तो उसे एकदम से याद आने लगता है ज़ोयिन के बारे में कि उसे तो डर लगता है, तो वो वहां से भाग के चली जाती है। ज़ोयिन के ईयर्स पे वो हाथ रख लेती है आके, जो वहां पर डर रहा था और कुछ बना रहा था ताकि वो कान में डाले। लेकिन वो देखता है सूली आ गई है और तुम्हें याद है कि मैं डरता हूँ, मुझे तो लगा कि तुम भूल गई होगी। कहती है नहीं मैं तो नहीं भूली। ये देखकर उसे खुशी होती है और वो उसे कहता है चलो मैं तुम्हें एक जगह पे लेके चलता हूँ। उसने उसके लिए एक झूला बनवाया है और वो स्विंगिंग करने लगती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब हम देखते हैं सुबह हो गई है। सुबह को फिफ्थ प्रिंस दोबारा से सूली से मिलने आता है और उसे बता रहा है कि उसने कुछ लोगों की लिस्ट बनाई है जो भी उसके स्टूडेंट हैं उनके बारे में। वो सारी लिस्ट उसे दिखाने लगता है और उसके पास ही बैठकर उसे सब बताने लगता है कौन से स्टूडेंट टॉप पे हैं और कौन से स्टूडेंट क्या पढ़ रहे हैं। वो जैसे उससे लंबी चैट करने लगता है तो वहीं पर ज़ोयिन आ जाता है और उसे कहता है बैठो बैठो तुम क्या कर रही हो, मैंने सोचा कि मैं भी यहाँ पर आकर तुमसे कुछ बात कर लूँ। वो वहां पर उसे गिफ्ट देने लगता है। जानबूझ के वो चिढ़ा रहा है फिफ्थ प्रिंस को। सूली कहती है थैंक यू सो मच। फिफ्थ प्रिंस उन दोनों को देख के बोलने लगता है तुम लोग का तो रिलेशनशिप काफी ज्यादा क्लोज है। अब ज़ोयिन कहता है क्यों, ये मेरी वाइफ है। वो उसे दिखाता है ये देखिए ये एक लड़का मैंने पकड़ा है जो कि फोर्थ प्रिंस के साथ हुआ करता था और ये किलर निकला है, उसे मैंने इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया है। असल में फिफ्थ प्रिंस को शक हो गया है कि ये ज़ोयिन जो है ना ये फोर्थ प्रिंस ही है और ये रियल वाला एम्परर नहीं है। वो वहां पर ही सामने उस लड़के को टॉर्चर कर रहा है और उसे कहता है सच बताओ, ताकि वो ज़ोयिन का इंप्रेशन देख सके आखिर वो क्या करेगा। पहले तो ज़ोयिन कुछ नहीं बोलता और उसे देखता रहता है कि वो उसे टॉर्चर कर रहा है, लेकिन वो लड़का कुछ भी सच नहीं बता रहा है। हमसे वो उसे कहता है जान से मत मारो इसे। गार्ड जल्दी से आकर कह रहे हैं ज़ोयिन को ये सब क्या हो गया, फिफ्थ प्रिंस को आप पर कैसे शक हो गया। कहने लगता है मुझे लगता है जरूर फिफ्थ प्रिंस को शक है और वो मुझे एक्सपोज करना चाह रहा है।
सामने ही मेड को देखते हैं, जैसे ही वो सूली को आते देखती है, जो अंदर आई है तो वो बैठ गई है, तो उसे भी कुछ अजीब लग रहा है। वो एक चीज बनाती है, एक ड्रा करती है और उस साइन को देख के मेड कहने लगती है ये साइन तो ज़ोयिन की तलवार पे भी है। अब उसे याद आता है हाँ सच में ये ज़ोयिन की तलवार पे भी है और उस शॉपकीपर के पास भी कुछ ऐसा ही साइन था। मुझे तो लगता है कुछ तो चीज है जो ये छुपाने की कोशिश कर रहा है। वो एक चिट लिखती है और वहां पर चिट भेज देती है और कह रही है कि ज़ोयिन तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला होगा ना। वो चिट किसी के पास पहुंच गई। चिट बताती है मैंने जेल में वो चिट फेंक दी थी और वहां पर बहुत गड़बड़ हो गई है। दूसरी तरफ देखते हैं कि वहां पर गार्ड आकर बता रहे हैं ज़ोयिन को कि अभी अभी मिस निकल गई हैं फोर्थ प्रिंस से मिलने के लिए। लेकिन वो जैसे ही वहां पर पहुंचता है तो पहले ही वहां पर खड़ी होती है सूली और कहती है मुझे पता था कि तुम ही वो हो ना फोर्थ प्रिंस जो बने हुए हो, जिसने व्हाइट हेयर्स हैं जिसके। वो आके कहता है सॉरी मैंने तुमसे झूठ बोला। कहती है कब से तुम मुझे बेवकूफ बना रहे थे और मुझे पता ही नहीं चला। वो वहां से जाने ही लगती है कि एकदम से ज़ोयिन नोटिस करता है अटैक हुआ है। वहां पर ही कुछ चीज गिरती है आग सी और वो उसे बेहोश कर देता है सूली को। और वहां से गार्ड को कहता है ये लो और इसको अच्छी जगह पे लेकर जाओ। जैसे ही वो सामने देखता है और एकदम से वहां पर प्रिंस आ गया है उसे बचाने के लिए, वो उसे उठाकर लेकर जा रहा है। लेकिन वो बेहोश नहीं हुई थी, बस देखना चाह रही थी। जैसे ही वो वापस आती है तो उसे थोड़ी देर सोना पड़ता है। इसके बाद वो उठती है और सामने एकदम से सर्वेंट आकर कहने लगता है कि बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा, बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा, में एम्परर मर गए हैं। अब वो देखती है ये कैसे हो सकता है, ज़ोयिन को कुछ हो तो नहीं गया। एक लाश वहां पर लाई जाती है और वहीं पर एम्प्रेस भी देखती है कि ये क्या है, ये क्या हो रहा है। उसे गुस्सा आता है लेकिन उसका बेटा सामने खड़ा है, मतलब ज़ोयिन बिल्कुल ठीक है। और वो सूली को कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कुछ नहीं हुआ है, ये लाश किसी और की है। एम्प्रेस वहां पर कहती है ये कैसे हुआ, तो बताने लगता है ये मेरा ब्रदर है, मैं उसका ट्विन ब्रदर हूँ, ये आपका बेटा है एम्प्रेस। वहां पर ही वो उसे कुछ लेटर दिखाता है और कहने लगता है कुछ लोग थे जिन्होंने वहां पर अटैक किया और वहां पर ही एम्प्रेस मुझसे मिलने आया। मैं उसका ट्विन ब्रदर हूँ और अचानक से वो आग में फंस गया और उसकी डेथ हो गई। ये सुनकर वहीं पर वो घबरा जाती है। उसे पता ही नहीं है कि उसके बेटे को तो कब से सूली ने पहले ही मार दिया था। वो सूली को बचाने के लिए ये सारा प्लान करता है ताकि सूली पर कोई भी इल्जाम आगे जाकर ना लगे। अब उसे कह रहा है देखो मैंने तुम्हें बचाया। सूली कहती है ठीक है लेकिन तुमने मुझसे जो झूठ बोला उसका क्या, और अभी तक तुम यहाँ पर सीट के लिए आए थे ना, और वैसे जो अफेक्शन दिखा रहे थे। बोलने लगता है वो अफेक्शन बिल्कुल सच्ची थी, ये बात नहीं है कि मैं सिर्फ सीट के लिए आया था, मुझे कुछ पता चला कि तुम अटैक करने वाली हो। वो वहां पर कहती है इसका मतलब तुम मुझे बचाने के लिए आए थे। वो उसे बता रहे हैं हाँ, लेकिन अभी तक सूली को यकीन नहीं आ रहा। समझ रही है कि वो सीट के लालच में आया था। मेड बताने लगती है कि फिफ्थ प्रिंस कह रहे हैं उन्हें कुछ आपको गिफ्ट देना है, बाहर वेट कर रहे हैं। अब उसे कहती है ठीक है मैं बाहर जाकर देखती हूँ, तुम यहाँ पर संभालो। फिफ्थ प्रिंस उसके लिए एक जड़ी बूटी लाया है गिंगसैंग, जो बहुत ही ज्यादा मुश्किल से मिलती है। बाहर एक स्विंग है उसके पास खड़ा हुआ है। दूर से ज़ोयिन देखता है तो वो भी उनकी तरफ आने लगता है और कहता है क्या गिफ्ट दे रहे हो तुम। बोलता है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं गिफ्ट दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें ये गिफ्ट देने की क्या जरूरत पड़गी। सूली को कहते तुम्हें तो चलना था ना कहीं, चलो मेरे साथ कैरिज में। वहां पर ही वो उसके साथ जा ही नहीं रही है और वो चूज कर लेती है फिफ्थ प्रिंस को। मेड कहती है अभी उनके साथ जाना चाहती है। फिफ्थ प्रिंस आगे जा रहा है तो उसे रोका जाता है। जैसे ही वो कैरेज में आकर बैठती है तो देखती है फिफ्थ प्रिंस भी आकर बैठ गया है और साथ में ज़ोयिन भी। ज़ोयिन कह रहा है मैं भी यहाँ पर आऊंगा। वो उन दोनों को देखती है कि ये दोनों ही पता नहीं क्या मुकाबला लगा रहे हैं। एक कहता है कि मेरी दी हुई चाय पियो, दूसरा कहता है कि मेरी दी हुई चाय पियो। अब सूली देखकर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने लगती है। वो वहां पर ही उसे कहने लगता है देखो तुम्हें यही चाय पीनी पड़ेगी। एक दूसरे को देखकर वो दोनों ही जेलस हो रहे हैं और वो जैसे ही देखते हैं एकदम से एक जगह आई है जिससे उसे धचका लग रहा है और उस धचके की वजह से सूली की तबीयत थोड़ी खराब होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। ज़ोयिन देखता है इसे क्या हो गया, एकदम से क्या हुआ। अब जैसे ही उसे होश आया डॉक्टर को चेक करवाया जाता है तो एम्प्रेस बता रही है डॉक्टर ने बताया है प्रेगनेंसी के बारे में। सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वहीं पर ये सुन के फिफ्थ प्रिंस को अच्छा नहीं लग रहा है, जबकि ज़ोयिन को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा खुश है। अब वो उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट लाता है। उसे कहता है देखो देखो मैं क्या गिफ्ट लाया हूँ तुम्हारे लिए, ये देखो ये तुम्हारा ड्रेस है और ये देखो ये बेबी का ड्रेस है। वो उसे दिखाने लगता है लेकिन सूली बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो उसे कहता है अभी तुम बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही हो, क्या हो गया। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा हमेशा। वहां पर ही वो उसे कहती है लेकिन तुम्हें याद रखना होगा कि शुरू में जो तुम बोल रहे थे वो झूठ था। वो उसे कहते हैं मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, मैं वादा कर रहा हूँ। बोल रही है लेकिन आगे जाकर क्या होगा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं। वहां से ही वो जाने लगती है। मैंने तुम्हारे भाई को मारा था।
एम्प्रेस वहीं पर बैठी है और जैसे ही वहां पर आकर वो डिमांड करने लगता है कि उसे रीजेंट बना दिया जाए, तो एम्प्रेस कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वो उसके ट्विन ब्रदर को तो कभी बनाना नहीं चाहती थी। तो अब वो ट्विन ब्रदर ही सामने खड़ा है, उसका जो बेटा था फिफ्थ प्रिंस वो तो वैसे ही चला गया है, वो उसे जहर पीने को बोल रही है। कहता है अच्छा आपको लगता है कि मैं ये प्याला पीऊं उसके बाद आप मुझे रीजेंट बनाएंगी। वो वहां पर ही कहती है हाँ, लेकिन वो सामने आकर कहता है मेरे पीने से पहले आपको ये पीना पड़ेगा। वो जबरदस्ती जहर एम्प्रेस को पिला देता है और उसे कहने लगता है मैं जो कहूंगा तुम्हें वही करना होगा। अगले दिन हम देखते हैं कि वहां पर फिफ्थ प्रिंस सामने आ रहा है। एम्प्रेस का बेटा असल में फिफ्थ प्रिंस है जिसे वो बनाना चाह रही थी एम्प्रेस। तो अब वो आ गया और वो समझ रहा है कि उसे ये सब कुछ मिलेगा। जैसे ही वहां पर सब लोग खड़े हैं और सब लोग उसका साथ देंगे, फिफ्थ प्रिंस बहुत ज्यादा खुश है कि उसे अब सीट पे बिठाया जाएगा। लेकिन जैसे ही वहां पर एम्प्रेस सामने आती है तो वो नाम ले लेती है फोर्थ प्रिंस का। फिफ्थ प्रिंस देखने लगता है कि ये सब कैसे हो गया। वो अनाउंस कर देती है कि एम्परर फोर्थ प्रिंस ही बनेगा, ज़ोयिन। वो सब देखने लगते हैं और फिफ्थ प्रिंस भी देखने लगता है कि ये सब कैसे हो गया, क्योंकि उसको जहर पिलाया गया है और वो अब वही करेगी जो कि ज़ोयिन बोलेगा। सब वहां पर कहने लगते हैं ये कैसे हो सकता है। वो अपना फैसला सुना देती है और इस फैसले को सुन के एकदम से फिफ्थ प्रिंस कहने लगता है ऐसे तो मैं नहीं जाने दूंगा। अब वो बॉडी लेकर आ जाता है और कहने लगता है ये है रियल वाला एम्परर और उसकी बॉडी जिसको मार दिया गया था। लेकिन आप लोग को पता है इसको किसने मारा है? इसको मारा है ज़ोयिन ने। एम्प्रेस वहां पे घबरा गई है, वो वहां पे कहने लगता है ज़ोयिन ने इसको मारा है। सब लोग कहते हैं ज़ोयिन ने मारा है। वो वहां पर ही बोल रहे हैं हाँ मेरे पास सबूत है, इतने ज्यादा सबूत हैं कि साबित हो जाएगा। सामने एक आदमी को लाया जाता है जो उसके खिलाफ बोलने लगता है ज़ोयिन के और कहता है कि इसी ने मारा है। अब ज़ोयिन सब कुछ पहले सुनता रहता है कि जो फिफ्थ प्रिंस बोल रहा है। अब वो कहता है ठीक है मैंने तुम्हारी बात मान ली, हंसने लगता है। लेकिन मुझे तो ये याद है कि हम दोनों ने मिलके प्लानिंग की थी इसको मारने के लिए, लेकिन अब तुम आखिर में आकर सारा इल्जाम मुझ पे लगा रहे हो। सब हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। वो बताने लगता है कि हाँ ऐसा ही है, हम दोनों ने मिलके एम्परर को मारने का प्लान बनाया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अब ये सीट अपने नाम करवाना चाहता है। वैसे तो इसने मेरे साथ मिलके प्लान बनाया, अब सारा इल्जाम मुझ पे लगाना चाह रहा है। वो कहने लगता है फिफ्थ प्रिंस ऐसा नहीं होगा, हम दोनों ने मिलके प्लानिंग की थी, दोनों ही कसूरवार हैं। वो कहता है ऐसा नहीं है बिल्कुल, पूरी देख रही है मुझे कुछ करना होगा, ऐसे नहीं खड़ी रह सकती। वो तबीयत खराब होने का नाटक करने लगती है और एम्प्रेस दोनों को ही जेल में डलवा देती है, तुम दोनों जेल में डलो। जैसे ही जनरल को पता चला है कि उसका बेटा जेल में चला गया है तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगने लगता है। जेल में आकर सबसे पहले वो फिफ्थ प्रिंस को मिलने लगती है और फिफ्थ प्रिंस कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर मुझसे मिलने आओगी। देखो तुम जानती हो मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और तुम्हें मैं प्रोटेक्ट करूंगा, तुम मेरी हेल्प करो, मुझे सीट पर बैठने में हेल्प करो, उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। वो तो भाई है ना, उसी एम्परर का भाई है जो तुम्हारे साथ बुरा बिहेव करता था। अब वो कहती है इसकी जरूरत नहीं है। वो वहां पर ही ज़ोयिन से मिलने आती है। ज़ोयिन भी जेल में है, उसे कहने लगती है अब तुम क्या सोच रहे हो। ज़ोयिन कहने लगता है तुम ठीक रहो, मैं बस यही चाहता हूँ। इसके बाद गार्ड आते हैं उनसे मिलने के लिए और कहते हैं आप अपने बारे में भी सोचिए। गार्ड वहां पर आकर सूली को सब बताने लगते हैं कि कैसे कैसे आपको बचाने के लिए ज़ोयिन आए थे। वो वहां पर ही सब कुछ देखने लगती है, जो भी वहां पर बुक है उसके अंदर सब कुछ देखने लगती है और गार्ड सब उसे दिखा रहे हैं कि उन्हें पता चला था आपकी जान खतरे में है, तो वो आए थे आपसे मिलने के लिए और आपको बचाने के लिए, लेकिन आपने पहले ही एम्परर को वहां पर मार दिया था। वो तो एम्परर को रोकने के लिए आए थे कि एम्परर आपको कहीं जहर न दे। वो ये सब पुरानी मेमोरीज भी याद करती है कि ज़ोयिन ने उसे बताया तो था। दूसरी तरफ एम्प्रेस को देख रहे हैं, उससे पूछा जा रहा है कि आप ज़ोयिन से अब कैसे निपटना चाहती हैं, क्योंकि जेल में तो आपने उन्हें डलवा दिया है। वो वहां पर ही कहती है देखती हूँ कि अब वो कैसे बच के निकलता है। साथ में मेड खड़ी हुई है, उसे वो सारी स्टोरी सुनाने लगती है। अब हम क्या ही देख रहे हैं कि वहां पर एकदम से बताया जाता है कि जनरल आ गया, जनरल आ गया। जैसे ही वो आती है तो घबरा के आती है, उसे पता है कि जनरल अब मुझे फोर्स करेगा कोई फैसला लेने के लिए। जैसे ही वो बैठ जाती है सीट पे तो सामने ही जनरल कहने लगता है इंसाफ होगा और इंसाफ ये होगा प्रिंस एम्परर बनेगा। अब वो कहने लगती है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो और यहाँ पर आकर तुम आखिर कहना क्या चाहते हो, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वो वहां पर ही कहने लगता है इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन कब तक इन्वेस्टिगेशन चलेगी, सब सबूत तो सामने है ना। वहां पर ही वो कहती है ऐसे मैं कैसे अब फैसला ले लूं। वो भी वहां पे मजबूर है क्योंकि उसे पॉइजन मिला। जनरल उसे फोर्स कर रहा है फैसला लेने के लिए। एकदम से वहीं पर वो देखते हैं कि ज़ोयिन एंटर हो गया है और वो शुक्र करती है कि चलो मैं बच गई, यहाँ पर मुझे नहीं मार दिया गया।
जनरल वहीं पे खड़ा हो गया और ज़ोयिन और वो आमने सामने हो जाते हैं। वो उसे देख के कहता है, तुम अभी तक जिंदा हो एम्परर, तुम अभी तक जिंदा हो, मुझे लगा कि तुम जिंदा नहीं हो, तुम मर गए हो। वो उसके सामने बहुत अच्छे से झुकने लगता है और कहता है, मुझे ये लगा तुम मर गए हो, इसीलिए मैं बस बात कर रहा था कि फिफ्थ प्रिंस को जो है सीट पे बिठा दिया जाए। तो यन कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम उसे क्यों बनाना चाहते हो, सीट पे क्यों बिठाना चाहते हो, तुम्हारा अपना बेटा है। वो चिल्लाने लगता है, ऐसा नहीं है, ये क्या बात हुई। वो कहता है, अब सबके सामने तुम्हें साबित भी करना होगा, यहाँ पे ही टेस्ट होगा। वहीं पर वो कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम मुझे जान के फंसाने की कोशिश कर रहे हो। ज़ोयिन कहता है, ऐसा ही है। वो वहां पर ही पकड़ के ले आता है और उसे कहता है, ये तुम्हारा बेटा है ना, इसीलिए तुम इसका साथ दे रहे हो। जब तुम्हें पता चला तो फिर तुम यहाँ पर घबरा कर आए। वो वहां पर उसे टेस्ट करने का भी बोलता है। सूली कहती है, अगर तुम लोग इतने ही सच्चे हो तो टेस्ट क्यों नहीं करना चाहते, मैं भी जानती हूँ कि तुम जरूर कुछ कर रहे थे। वो वहां पर कहता है, मेरे साथ सब लोग हैं, ये मेरे हाथ में है कि अब मैं क्या करूंगा। वहां पर ही हंसने लगता है और वो कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जैसे ही वो उसे धमका रहा होता है कि तुम्हारे बेटे को मैं नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें ये टेस्ट करना पड़ेगा, तो वो लोग क्या करते हैं कि सूली को वहां पे पकड़ लेते हैं और कहने लगते हैं, हम इसे मार देंगे। पहले तो वो एम्प्रेस को पकड़ते हैं। एम्प्रेस की बारी आती है तो उसका कोई भी साथ नहीं दे रहा है। कहता है, मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है, जब इसने मेरी कोई फिक्र नहीं की। तो एम्प्रेस पर कोई भी वहां पर भरोसा नहीं कर रहा है। तो एकदम से उनकी बारी सूली की आ जाती है, वो उसे पकड़ लेते हैं। अब वो सामने ही देख रहा है। कहा जाता है कि सूली को मार दिया जाएगा अगर तुम पीछे नहीं हटोगे। तो वहीं पर फिफ्थ प्रिंस सामने आने लगता है। तुम्हें लगा कि तुम इतनी जल्दी जीत जाओगे। अब वो खड़ा हो जाता है सूली को पकड़ के कि मैं इसे मार दूंगा, लेकिन दूर से ज़ोयिन नोटिस कर रहा है कि सूली ने हेयर पिन निकाल लिया जो वो मारने के लिए यूज करती थी। अब वो उसे बातों में लगाता है, बातें करता रहता है ताकि वो मौका देखे और उस पर अटैक करे, और सूली एकदम से उस पर अटैक कर ही देती है। जैसे ही अटैक करती है तो सामने अपने बेटे को मरता देख वो जनरल भी जोर से चिल्लाने लगता है। उस जनरल को भी पकड़ लिया गया। उसको तो पहले ही पॉइजन मिला था और जनरल को जेल में डाल दिया जाता है कि तुम जेल में जाओगे अपनी पूरी लाइफ के लिए। अब हम देखते हैं काफी टाइम के बाद कि वहीं पर अपने बेटे को सूली लेकर आ रही होती है और सीट की तरफ आ जाती है और उसके सामने सब लोग खड़े हुए हैं। ज़ोयिन भी उसके सामने खड़ा है और साथ में सब मिनिस्टर्स भी, और इसी के साथ स्टोरी की एंडिंग हो जाती है।